लगता है मेरे समाज के लोग जिंदा है, और जिंदा है तो जिंदा रहने का एहसास भी कराना होता है। बीएससी समाज के लोगों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, समाज के बुजुर्गों, हमारे मान्यवर दीना भाना जी की जयंती थी। स्वर्ण समाज के लोगों के साथ साथ हमारे एससी समाज के लोग भी ये कहते हैं कि ये डीएससी समाज के लोग कोई नेता नहीं पैदा कर पाए। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि माननीय दीना भाना जी ने मान्यवर काशीराम जैसे नेता को बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा से विकसित कराया। हम ऐसे महापुरुष को, ऐसे क्रांतिकारी नेता को नमन करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे को जीना सिखाया उनका नाम लेना हमारे समाज के जनसभाओं में बहुत आवश्यक हो जाता है। समाज के लोगों, जब इस कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर हम शाम को हमारे सामने झोपड़ियों में रहने वाले समाज के पास गई, जब मैंने उनकी दुर्दशा को देखा बहुत पीड़ा हुई। हमारे सामने इस पंडाल के बाहर निकलते ही घुमंतु समाज के लोग झुकी झोपड़ी लगाए बैठे हैं। मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछा कि माता जी, अरे भाई जरा को कम करना इसकी, क्या आपको फैमिली आईडी बनी हुई है? बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि इस महिला ने नकारात्मक तरीके से कहा कि हमारी कोई फैमिली आईडी नहीं है। मैंने उस माता से पूछा, क्या प्रधानमंत्री द्वारा 5 किलो अनाज आपको मिलता है? उन्होंने कहा नहीं मिलता। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ये दावा करते हैं हम हरियाणा में उन लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में देते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। कितने पीड़ा की बात है। ये हाल जब सीएम सिटी का है, अरे भाई को कम करा दो। अगर के शहर का हो, समाज के लोगों जरा विचार करके देखो कि रेस्ट ऑफ हरियाणा में, गांव में, कस्बों में क्या हाल होता होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से ये लानत भेजता हूं कि जो समाज अंग्रेजों को भगाने में अपनी ताकत लगाता था, आज उस समाज के लोगों की फैमिली आईडी नहीं है। जो लोग जानकार हैं, जो लोग सर्विस पर्सन है, वो मेरे शब्दों को अच्छे से समझ सकते हैं कि हरियाणा में यदि आपने किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ लेना हो, आपके पास फैमिली आईडी होना बहुत जरूरी है। और मेरे घुमंतु समाज के पास आज भी कोई फैमिली आईडी नहीं है। मुझे बड़ा रोना आया कि ये कैसा प्रशासन है, ये कैसा शासन है कि जो मेरे समाज के लोगों को बहुत बढ़िया शिक्षा मिलना चाहिए था, आज उनको फैमिली आईडी भी नहीं है। अरे मुख्यमंत्री जी, आप तो बड़े बड़े दावे करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब आप 2014 में आए, आपने लंबी लंबी बाजू निकाल कर कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं, आखिर वो विकास कहां पर है? आज ये विकास कहां पर है जब मेरे समाज के लोगों को परिवार पहचान पत्र भी नहीं है? मैंने उनसे पूछा, माता क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई प्लाट का आवंटन किया गया है? उन्होंने कहा नहीं बेटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या आप इसको विकास कह सकते हैं क्या? अगर ये विकास है तो इस समाज का विनाश इससे ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। मैंने विजय प्रोफेसर जी से बात की कि वही इस कार्यक्रम में मोबाइल टॉयलेट अवश्य लेकर आए, क्योंकि हमारी महिला शक्ति आएगी, क्योंकि पुरुष तो पेशाब कहीं भी कर सकते हैं, महिला को पर्दा चाहिए। जो इन्होंने मुझे आंकड़े बताए वो मुझे सुन के मेरा सर से झुक गया
कि सीएम सिटी में एक मोबाइल टॉयलेट सीएम के साथ रहता है, जबकि दूसरा मोबाइल टॉयलेट वीवीआईपी के कार्यक्रम में दिया जाता है। जिस शहर के अंदर हमारे स्वच्छ हरियाणा के प्रधान रहते हो, हमारे प्रदेश के प्रधान रहते हो, मैं सुभाष चंद्रा जी से पूछना चाहता हूं, सुभाष चंद्रा जी, यही है कि आपका स्वच्छ भारत अभियान? शर्म करो ऐसे लोगों पे लानत है। जिस डीएससी समाज को मोबाइल टॉयलेट देने से भी परहेज किया जाता हो, आप लोग अपनी औकात को अच्छे से समझ लो समाज के लोगों कि आपकी औकात ये है। चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम पे तो मैं बाद में बोलूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये आरक्षण होता क्या है, ये आरक्षण क्या है और ये डीएससी आरक्षण क्या है? क्या आप लोगों को डीएससी आरक्षण की जानकारी है? अरे भाई कोई प्रतिक्रिया तो दो, आप लोग जिंदा हो। लोगों को डीएससी आरक्षण की जानकारी है? जिनको जानकारी है वो कृपया हाथ खड़े करके। आरक्षण आपको किसी भी मंच पर ले जाने का एक अवसर है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे और वो आपके हितों की लड़ाई लड़ रहे थे और ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब उस समय धर्म के आधार पे इस देश के दो हिस्से हुए थे, एक भारत बना और दूसरा पाकिस्तान बना। समाज के लोगों, जब ये देश का विभाजन हो रहा था, उस समय इस कंबाइंड देश की आबादी 33 करोड़ होती थी। जाट आंदोलन में जाते ये लोग 4-4 घंटे वेट कर सकते हैं, आधा घंटा वेट नहीं कर सकते। हमें ऐसे लोग नहीं करते। देखिए, आपकी झोली खाली जाने वाली नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब इस देश की 33 करोड़ आबादी होती थी, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय मुस्लिम आबादी 5 करोड़ होती थी। 4 करोड़ मुस्लिम समाज के लोगों पर पाकिस्तान का गठन हुआ था। उस समय हमारे शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी 7.5 करोड़ होती थी। देखिए, जो लोग शोर मचा रहे हैं, मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि वो लोग डीएससी में इंटरेस्ट नहीं रखते। ये जो व्यंजन बना रखे हैं, जो भी आपके लिए बना हुआ है, आप लोग ही खाएंगे। मैं तो शायद इस खाने को नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मेरी जाड़ खराब हो रही है। आप लोगों ने ही खाना, प्लीज धैर्य रखिए। जब 4 करोड़ मुस्लिम आबादी पर पाकिस्तान बन सकता है, तब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि 7.5 करोड़ पर दलित स्थान क्यों नहीं बन सकता। उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि बाबा साहब, आप प्लीज तीसरे देश का डिमांड मत करें। आप जो भी अपने समाज के लोगों के लिए अधिकार मांगेंगे, हम सब आप उसको देने के लिए हम तैयार हैं। तभी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। समाज के लोगों, आज इस मंच के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी बता देना चाहता हूं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब सवाल उठता है कि जब हमें आरक्षण मिल गया तो डीएससी आरक्षण किस लिए? ये आरक्षण जब बाबा साहब द्वारा संविधान 1952 में एग्जीक्यूट हो गया था,
तब इसके अंदर 15% राष्ट्रीय सतर पर शेड्यूल्ड कास्ट का और 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण फिक्स किया गया था। और इस आरक्षण को 26 जनवरी को आपका संविधान लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को, और आपके समाजों को निरंतर आरक्षण का लाभ मिलने लग गया था। मेरे समाज के लोगों, हमारे लोगों ने जब 1990 के आंकड़े को देखा तो हमारे डीएससी समाज का जो प्रतिनिधित्व था वो 0 सन्नाटा था। समझते हो इस बात को? 0 सन्नाटा हमारा था, हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। हमारे तत्कालीन नेता आदरणीय बनारसी दास चीफ जी, ML सारवण जी, देखिए जो पुलिस इधर खड़े हैं सामने आगे बैठे, क्योंकि कॉर्नर मीटिंग करना मेरे ख्याल से बढ़िया नहीं है। इसका अर्थ ये मानना जाता है कि मंच संचालक खड़े हो सकते हैं, बाकी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अगर आप इस तरह से अलग अलग खड़े हो, मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जैसी कहा कि आपके प्रदेश के अंदर आरक्षण की एक तरफा लूट मची हुई है, इस आरक्षण में हमारी भी हिस्सेदारी कराइए। तब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने हाई कोर्ट के जस्टिस गुरनाम सिंह को एक कमीशन के तौर पे गठन किया था और उनको ये आदेश दिया था कि प्रदेश में जितनी भी शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां हैं, उन सभी लोगों की जाति जनगणना के साथ साथ उनकी शिक्षा, उनकी नौकरियां, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सभी तरह के आंकड़े सरकार को प्रस्तुत करें। समाज के लोगों, जब 1992 के अंत में जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन ने जो रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, ये आंकड़े शायद यहाँ इस पंडाल में बैठे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। कितने लोगों को गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट की जानकारी है? हाथ खड़ा करके बताएंगे मुझे। ये संख्या मुझे 2 दर्जन से ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। इस बात का अर्थ क्या है कि आज भी समाज अपनी असली आंकड़ों से, असली सच्चाई से बहुत दूर खड़ा है। समाज के लोगों, जब जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन ने आपके आंकड़े प्रस्तुत किए, वो मैं आंकड़े आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप सुन के हैरान हो जाओगे। जस्टिस गुरनाम सिंह ने क्लास 1 के 149 अधिकारी बताए गए और उन 149 अधिकारियों में डीएससी समाज के केवल 21 अधिकारी पाए गए और 128 अधिकारी एससी समाज यानी चमार जाति के पाए गए। सेकंड क्लास के 399 अधिकारी पाए गए, जिसमें से SCA कह लीजिए या DSC कह लीजिए, जिसमें 36 जातियां काउंट होती है, केवल 31 अधिकारी पाए गए। 368 अधिकारी चमारों के पाए गए। क्लास 3 के 18,454 टोटल कर्मचारी पाए गए। DSC समाज के केवल 1804 अधिकारी पाए गए। बड़े दुख की बात है। और 16,456 कर्मचारी चमारों के पाए गए। तब चौधरी भजनलाल जी ने कहा कि यह आरक्षण की एक तरफा लूट मैं नहीं होने दूंगा। और भजनलाल जी ने इस करनाल की धरती पर 24 नवंबर 1994 के अंदर इस शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षण को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से के अंदर वो लोग थे जो चमड़े से संबंधित काम कर रहे हैं, दूसरे हिस्से में वो लोग थे जो चमड़े से संबंधित काम नहीं करते थे मगर वो जाति से शेड्यूल्ड कास्ट वर्ग में पाए गए। शेड्यूल्ड कास्ट की कुल 42 जातियां पाई गई, जिसमें से 6 जाति वो थी जो चमड़े से संबंधित काम करती थी। 37 जातियां वो पाई गई जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग तो थे मगर वो चमड़े का काम नहीं करते थे, जिनके नाम हमारे मंच पर लगे हुए बैकड्रॉप पोस्टर पर लिखे हुए हैं। ये सभी नाम आप पढ़ सकते हैं। 37 जातियां हैं। ये आरक्षण
नवंबर 1994 से लेकर 2006 तक बदस्तूर जारी रहा। समाज के लोगों, जब वर्ष 2006 में हमारे आरक्षण को छद्म तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने छीना, उस इन 11 वर्षों में समाज के लोगों 37 वन क्लास अधिकारी पाए गए और इन 73 अधिकारियों में से 37 अधिकारी हमारे एससी के पाए गए और 36 अधिकारी चमारों के पाए गए। ये बात समझने की है। जब तक आप बैठना नहीं सीखोगे, क्योंकि जब हमारे बच्चे, मेरी बहन जी, मेरे समाज की मातृशक्ति, जब बच्चे को स्कूल में छोड़कर आते हैं, जिसको यूकेजी बोलते हैं, यूकेजी क्लास में बच्चे को पढ़ना नहीं सिखाया जाता, केवल बैठना सिखाया जाता है। और जब बच्चा बैठना सीख जाता है तो वो वर्णमाला भी सीख जाता है। यदि आप बैठना नहीं सीखोगे तो आप सुन नहीं पाओगे, यदि सुन नहीं पाओगे तो समझ नहीं पाओगे, और यदि समझ ही नहीं पाओगे तो आप इस लोकतंत्र के अर्थ को कभी नहीं समझ पाओगे। जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, समाज के लोगों, ये लोकतंत्र, अगर मैं इसको अपनी भाषा में कहूं, इस लोकतंत्र का असली नाम भीड़ तंत्र होता है। और समाज के लोग, जब भीड़ इकट्ठी होती है तो ये तंत्र काम करने लगता है, और यदि समाज संगठित नहीं होता तो ये तंत्र काम करना छोड़ देता है। और जिसका परिणाम क्या हुआ कि आपके आरक्षण को छद्म तरीके से लूटा गया, आपके हाथ से छीना गया। आखिर वो कौन लोग थे? हमें माननीय उच्च न्यायालय से जो फैसला हमारे खिलाफ आया था, समाज के लोगों, वो न्यायालय का फैसला कम था, राजनीतिक फैसला ज्यादा था। उस फैसले में समाज के लोगों को बड़ा साफ सुथरे शब्दों में लिखा गया था कि यदि कोई भी पार्टी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, 90 दिनों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अपने समाज के लोगों को तो बात बताई कि हे भोले किसान, एक अपनी बात कहना सीख और दूसरा अपने दुश्मन को पहचान। आज यही बात ये देवीदास वाल्मीकि भी आपसे अपील करता है, हे समाज, बीएससी समाज के लोगों, जो वाल्मीकि या अन्य प्रेस के अंदर आपसे वोट मांगने आते हैं, उनसे अपने अधिकारों के बारे में पूछो कि हमारे लिए क्या योजना है। मैं उन लोगों का सख्त दुश्मन हूं, मानता हूं, जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाने की साजिश रची। जो लोग इस आरक्षण को केवल नौकरियों का आरक्षण समझते हैं, उस बात को ध्यान से सुन लो समाज के लोगों। ये डीएससी आरक्षण हमारी केवल नौकरियों का आंदोलन नहीं है। ये डीएससी आरक्षण हमारे समाज के ऊपर गुलामी का प्रतीक है। हमने इसको हर हालत में गुलामी के प्रतीक को मिटाना होगा। और ये कब होगा? जब समाज के हम बच्चे को ये बात बता देंगे कि ये लोग आपके दुश्मन है, और उन दुश्मन को आप पहचानना सीख लोगे, उसी दिन आप जीत जाओगे। और जब तक आप इन राजनेताओं के पीछे दौड़ते रहोगे, समाज के लोगों, बड़े ध्यान से सुन लो, कांग्रेस क्या है। जब 2008 के अंदर हम लोगों ने रोहतक में आमरण शुरू किया, मैं मातृशक्ति को एक बात बता देना चाहता हूं कि जब रोहतक में मैंने 14 दिन का आमरण किया, मेरा शुगर लेवल घट के 25 पर आ गया था। और जब डायरेक्टर ने, जो पीजीआई के डायरेक्टर ने, जब उन्होंने मेरे ब्लड का सैंपल लेना चाहा, जब वो मेरे नर्व में से ब्लड का सैंपल ले रहा था तो इंजेक्शन खाली आ रहा था। और उन्होंने मुझे कहा था कि देवीदास जी, आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो अनशन खत्म कर दे। मैंने कहा, अरे मित्र, आप मेरी मौत को निर्धारण करने वाले आप कौन होते हो? आप मुझे बताइए, आप कितने साल जियोगे? 200 साल जियोगे? आप तो डॉक्टरों से घिरे रहते हो। बोला, मैं कह नहीं सकता। अरे जब तू अपनी मौत का आकलन नहीं कर सकता, मेरी मौत का आकलन कैसे करेगा? अरे समझो, अरे बच्चों समझो। समाज के लोगों, मैं अब ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं,
ये जो डीएससी की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पाना नहीं चाहते। मैंने कुछ पाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, बल्कि अपना सर्वोच्च समाज को बलिदान करने के लिए आंदोलन करें, ताकि मेरे समाज आजाद हो जाए। मेरी मातृशक्ति को मैं एक बात कहूंगा, बड़ी पीड़ा के साथ कहूंगा, आज मेरे समाज में लड़कियों की शिक्षा ज्यादा है और लड़कों की शिक्षा कम है। मेरी मातृशक्ति अच्छे से समझ सकती है। और जो मेरे समाज की लड़कियां उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेती है, डीएससी समाज में नौकरियों में आरक्षण ना होने की वजह से वो लड़कियां अन्य समाज में पलायन करके जा रही है, यानी कि दूसरे समाज में शादी कर रही है। क्या आप इस पलायन को रोकना चाहते हैं? क्या आप इस लड़कियों के पलायन को रोकना चाहते हैं? आप जवाब नहीं दे सकते। क्या आप इस लड़कियों के पलायन को रोकना चाहते हैं? लगता है अभी सांस बचे हैं। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। या तो वो चमारों की लड़कियों के साथ शादी करना पसंद करते हैं, या सवर्ण जाति के लोगों में शादी करना पसंद करते हैं। और जो मेरे डीएससी समाज में जो बसता है, मुझे अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि कोयले की खाने मालिक के लिए सोना उगलती है और हम मजदूरों के हिस्से में केवल राख आती है। आज जो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, जो मेरे समाज को नौकरियों के आरक्षण से वंचित कर रखा है, मेरे समाज की बेटियां आज दूसरे समाजों में पलायन करने के लिए विवश होती है। हमने इस पलायन को हर सूरत में रोकना होगा। इसलिए समाज के लोगों मैं फिर दोबारा आपसे अपील करता हूं, ये डीएससी नौकरियों का आरक्षण महज आरक्षण नहीं है, बल्कि ये हमारी आजादी की लड़ाई है, जो हमें हर सूरत में जीतनी होगी। क्या आप आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया। मेरे कुछ साथी ये बोल रहे थे कि संख्या कम है। मैंने कहा संख्या कम होने से ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग राजनीतिक दलों में काम करते हैं, वो भी मेरी बात को ध्यान से सुन लो। हमारे राजनीति दलों में जो छोटे छोटे पदों पर बैठे थे, क्या बोलते हैं उनको? मुकेश जी क्या बोलते थे? आम अनशन पर बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे धरने पर आते थे और हमारे रजिस्टर में एंट्री की थी कि देवीदास जी, जब भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कलम से एससीए के आरक्षण को बहाल किए जाएगा। और जिस बात के तहत 2009 के घोषणा पत्र में और वर्ष 2014 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट लिखा है कि जब भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम पहली कलम से SCA/DSC के आरक्षण को लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब ये नरेंद्र मोदी लंबी लंबी भुजाएं करके बोलने आता था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कितनी विडंबना है इस देश की। जब स्वर्ण समाज के लोगों को 10% इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का आरक्षण दिया जाता है, समाज के लोगों ध्यान से सुन लो, जब 10% इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षण दिया जाता है, सुबह 11 बजे सदन के अंदर सदन पटल पर बिल प्रस्तुत होता है। सारा दिन सदन में ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण पर चर्चा होती है। रात को 12 बजे सदन में वोटिंग हो जाती है। अगले दिन राष्ट्रपति के साइन लगकर कानून बन जाता है। मोदी जी, जब आप स्वर्ण समाज के प्रति इतने गंभीर हो, हमारे लिए मुहूर्त कब निकालोगे? प्रधानमंत्री कहते हैं समाज के लोगों कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र जारी करती है। प्रधानमंत्री जी, हमें उस संकल्प पत्र को इस डीएससी समाज के लिए लागू करने की तारीख तो बता दें, किस तारीख को लागू करेंगे? आज प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे ये मुख्यमंत्री चुना हुआ नहीं हो। ये औरंगजेब की औलाद है
क्योंकि औरंगजेब की मर्जी होती थी कि नवाब किसी से मिले या ना मिले। हम 13 महीने से डीएससी के आंदोलन को सड़कों पर कर रहे हैं, समाज के बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं। हम बीवी भारती जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं उन लोगों से मिले। हमने मुख्यमंत्री से बात करने के लिए बीवी भारती के माध्यम से अपील डाली। समाज के लोगों, आज तक मुख्यमंत्री ने 13 महीने में भी आपके लोगों को मिलने का समय नहीं दिया। अभी पिछले महीने जनवरी के महीने में हम लोग मोहनलाल बड़ोली से मिलने गए थे, जिनका समय रोहतक के भाजपा कार्यालय में तय हुआ था। जनवरी की शायद 20-25 तारीख थी। ठंड बहुत थी। ठंड को देखते हुए बड़ोली जी भाजपा कार्यालय में नहीं आए। उन्होंने हमारे से क्षमा मांगी कि आपके इतने लोग यहाँ पर आए हैं बड़ी दुख के साथ में। वो उन्होंने हमारे से माफी मांगी। तभी क्या घटना घटती है कि वहां मुख्यमंत्री आ जाते हैं। बड़ोली जी ने 24 बीरे को बोला कि इस डेपुटेशन की मीटिंग मुख्यमंत्री से करा दें। हमारी तो केवल वो बात है कि 2 और 2 4 रोटी। बोला रोटी गड़े आगे। बोला हम तो भूखे आ गई। मैंने मुख्यमंत्री को साफ शब्दों में कहा कि सीएम साहब, आपने शिक्षा में लागू किया, उसके लिए धन्यवाद। इसको नौकरियों में भी लागू करें। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप उंगली पकड़ के पोंछा मत पकड़ो। हमने आपको शिक्षा में दिया, आपने शिक्षा में मांगा था। मैं कहा मुख्यमंत्री जी, आपकी मेमोरी दुरुस्त नहीं है। हम लोग वर्ष 2006 से ही आरक्षण को नौकरियों में मांग रहे हैं। वो बात अलग है कि आपने आधा अधूरा आरक्षण हमें दिया है। बोला आप तो ऐसा समझते हैं जब सरकार की मर्जी होएगी हम दे देंगे। मैं कहा मुख्यमंत्री जी, हमें तो कांग्रेस और बीजेपी एक सी नजर आती है। कांग्रेस इज बीजेपी, बीजेपी इज कांग्रेस। क्या आप इस बात से सहमत हो? कांग्रेस इज बीजेपी, बीजेपी इज कांग्रेस। और जब ये डायलॉग मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बोला तो सारे हाल में सन्नाटा पसर गया। हमारे भी कुछ ही छोटे भैया नेता है जिनको हम अपने नेता मान लेते हैं। हमारे समाज की पीड़ा को ठीक से समझते हमें ये जनसभाएं, सड़कों पे आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक मेरा भाई जो शरीर से हैंडीकैप था, उसने बेचारे ने पैदल यात्रा की। मुख्यमंत्री की दिलो दिमाग में कोई पीड़ा नजर नहीं आती। मैं अब इस मनोहर लाल सरकार की और मनोहर कहानियां भी सुनाऊंगा। 2015 में इस जयंती राजकीय पटल पर मनाएंगे और जिसके तहत अक्टूबर 2015 में कैथल की पवित्र धरती पर भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव मनाया गया था, जिसके अंदर पहली बार डीएससी समाज के 1 लाख से लोग ज्यादा इकट्ठा हुए थे। और हमारे प्रतिनिधियों ने क्या मांगा था? कोई बता सकता मुझे क्या मांगा था प्रतिनिधियों ने? है किसी को याद? हमारे प्रतिनिधियों ने मांगा था कि मुख्यमंत्री जी, ये कमा के खाने वाले लोग हैं, मांग कर खाने वाले लोग नहीं है। ये ताली बजाने की बात नहीं है मेरे नौजवानों, ये पीड़ा का समय है, पीड़ा बताने का समय है। वर्ष 2016 में फिर वाल्मीकि जयंती का समय आया और जींद की धरती पर वाल्मीकि जयंती मनाने का आयोजन किया गया। जींद के मंच पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि हम सफाई के टेंडरों में 50% आरक्षण वाल्मीकि समाज के लिए रखेंगे। मुख्यमंत्री घोषणा करके चले जाते हैं। दिसंबर 2016 में सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है। नोटिफिकेशन जारी होती है, उसमें वाल्मीकि शब्द हट जाता है, उसमें अनुसूचित जाति शब्द आ जाता है। ये साजिश कौन रच रहा है? कौन रच रहा है? वही जो लोग ये कहते हैं, जो
गुरु रविदास जी का ये शब्द बोलते हैं, ऐसा राज मैं चाहूं मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम रहे रविदास प्रसन्न। अरे मत, हम तो सारे नकली हो भाई, तुम अपने गुरु की बात तो मान लो, तुमको सबने मिलना चाहिए, और तुम कर ले खाओ। चलो, मैं जो आपको बताने जा रहा, दिसंबर 2016 में नोटिफिकेशन जारी करती है और फरवरी में हमारे बहुत ही प्रिय नेता माननीय मनोहर लाल जी एक लेटर जारी करते हैं कि ये 50% आरक्षण उन सोसाइटियों के लिए रखा जाएगा जिनकी 1 वर्ष की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो। अरे मूर्ख मुख्यमंत्री, जब इनको काम ही नहीं मिला, 1 करोड़ ट्रांजैक्शन कहां से हो जाएगी? कुछ लोग आंखों से अंधे होते हैं, कुछ लोग अकल के अंधे होते हैं। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, मगर ये मुख्यमंत्री अकल से अंधा है, इसे कुछ नहीं दिखाई देता। इतने बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, इनको सुनाई नहीं देता। मगर जिस समय से हमारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सुशील जी ने सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई आपके सामने प्रस्तुत की, डे टू डे 3 दिन कंटिन्यू उसमें आपकी सुनवाई की गई और 7 जजेस की पीठ में से 6 जजों ने यह स्वीकार किया कि आरक्षण में आरक्षण, सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। हमें इस प्रदेश सरकार में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना के संदर्भ में एक लाइन बोली थी कि हम आरक्षण में आरक्षण की सब क्लासिफिकेशन के लिए कमेटी बनाएंगे, और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर सब क्लासिफिकेशन की कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब ये लगने लगा सर्वोच्च न्यायालय ने आपका फैसला सुरक्षित रख रखा है, और अब ऐसा लगने लगा है कि आप अगला कदम डीएससी नौकरियों के आरक्षण में रखने जा रहे हैं। ये मुझे बताते हुए कोई दुख नहीं होता। DY चंद्रचूड़ का आभार व्यक्त करता हूं, जो उनके साथ 6 अन्य जज थे। मैं उस संपूर्ण पीठ का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस 75 वर्षों के, जिसे केंद्र सरकार और स्टेट सरकार आजादी का महोत्सव का बताते हैं, आज ये चीज सर्वोच्च न्यायालय के दखल पे आप आजादी की आबो हवा में सांस लेने के लिए जाने वाले हैं। हम सरकार का इस मामले में धन्यवाद कर सकते हैं, वो भी स्टेट का नहीं, केंद्र सरकार का, क्योंकि जो करेगा हम उसके लिए करेंगे, जो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा हम उसके लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैं मेरी मातृशक्ति को एक बात बताना चाहता हूं, हमारे समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि मेरा तो एक वोट है जी, मैं क्या करूं। जनरली आप लोग बोलते हो ना, मेरा तो एक वोट है, मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपको राजस्थान की घटना बताता हूं। श्रीनाथ नाम की एक सीट है राजस्थान की, जहां से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे थे। बोलो, हो गई ना, डबल ट्रेजेडी हो गई ना। इसलिए अपने एक एक वोट की कीमत को समझ लो। देखो, जिस तरह से आप लोग शांति से बैठे हुए हैं, मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि मेरा समाज मेरी बातें सुनता है, और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरी बात को इतने ध्यान से सुन रहे हैं।